पहला टॉपिक है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मान लेते हैं कि मैंने यहाँ से प्रोजेक्टाइल फेंका यू स्पीड से थीटा एंगल पे। जब हमने इसको फेंका तो ये ऐसे गया और यहाँ पे गिरा के किसी इंस्टेंट मान लेते हैं ऐसे गया। किसी इंस्टेंट मान लेते हैं पार्टिकल जब यहाँ पे था पी पॉइंट पे, ठीक है ना। तो पार्टिकल को मान लेते हैं ये टाइम टी इक्वल टू जीरो पे मैंने फेंका था। टी इक्वल टू जीरो पे मैंने फेंका था, ठीक है। और मान लेते हैं एट टाइम टी, टी टाइम पे ये यहाँ पे आ गया, ठीक है पार्टिकल। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इस पार्टिकल को अगर हम यहाँ से डायरेक्ट देखें, ठीक है, तो जो ये एंगल होगा, ये एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा कहेंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर डाल दें, ठीक, तो ये डिस्टेंस मान लो एक्स है और ये वाई है। तो अगर हम ये एंगल अल्फा निकालना चाहें तो tan अल्फा का फॉर्मूला वाई अपॉन एक्स होना चाहिए, बोलो। अब tan अल्फा का फॉर्मूला होना चाहिए वाई अपॉन एक्स। अब वाई हमने कल निकाला था, तो वाई और एक्स जो निकाले थे वो यहाँ लिख देते हैं। एक्स की वैल्यू निकाली थी यू कॉस थीटा इंटू टी, ठीक है, क्योंकि यू इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी होगा। मान लेते हैं कि हमने इसको, एक मिनट, मान लेते हैं इसको हमने एक्स एक्सिस कह दिया और इसको हमने कह दिया वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी यू का कंपोनेंट निकालेंगे, यू कॉस थीटा आएगा, और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी यू साइन थीटा, ठीक है। और बॉडी क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी जो काम कर रही होगी जी, वो नीचे की ओर काम कर रही होगी, ठीक है। तो क्योंकि जी यू साइन थीटा के अपोजिट थी इसीलिए यू साइन थीटा जो है मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी था, जबकि यू कॉस थीटा के परपेंडिकुलर जी था इसीलिए यू कॉस थीटा कंपोनेंट कांस्टेंट रहता था। तो क्योंकि ये कांस्टेंट रहता है ना, तो डिस्टेंस एक्स इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो यू कॉस थीटा इंटू टाइम टी। और वाई के लिए फॉर्मूला क्या होना चाहिए, तो वाई के लिए फॉर्मूला होना चाहिए यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यू है, मतलब यू हमको वाई एक्सिस वाला लेना है, तो यू वाई एक्सिस पे है यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब tan अल्फा फॉर्मूला वाई बाई एक्स है तो वाई की जगह ये लिख सकते हैं साइन थीटा, यहाँ लिखते हैं tan अल्फा फॉर्मूला हो जाएगा वाई की जगह यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू कॉस थीटा इंटू टी। अल्फा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स, तो यहाँ पे टी कॉमन लेके ऊपर से नीचे से एक टी कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा यू साइन थीटा, या एलसीएम भी ले ले तो टू यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट है। क्या वो नोट है कि एट हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक, हाईएस्ट पॉइंट का मतलब कि अगर हमने इसको ऐसे फेंका, ऐसे गई और ऐसे गिरी, तो ये हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक। तो अगर इसका एंगल इनिशियली थीटा था, थीटा एंगल पे मैंने इसको प्रोजेक्ट किया था, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा अल्फा, है ना। तो जो इस केस में जो tan अल्फा होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे tan अल्फा जो आएगा वो हमारा हाफ tan थीटा बाई टू आ जाएगा, सॉरी हाफ tan थीटा आ जाएगा, क्लियर है। तो हो सकता है इससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हमको बस इतना याद रखना है कि tan अल्फा जो है वो हाफ tan थीटा रहता है, ठीक। और बाकी किसी और इंस्टेंट पे अगर हमसे पूछा जाए, ठीक है, अल्फा एंगल ऑफ एलिवेशन, तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो मिटाते हैं। अगला पॉइंट है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या है कि देखो, जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ से बॉडी को फेंका, ठीक है, तो ये बॉडी ऐसे जाके ऐसे गिरी है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है उसके रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम पूछता है किसी इंस्टेंट, ठीक है।
तो जैसे मान लेते हैं हम इस पॉइंट पे पूछें कि इस पॉइंट पे जब बॉडी यहाँ पे थी तो इस पॉइंट पी पे इसका एंगुलर मोमेंटम क्या था विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। एंगुलर मोमेंटम निकालना है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जिस पॉइंट से मैंने फेंका है ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, इसके रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो जिस भी पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम निकालना है उस पॉइंट पे उसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा और किस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे देखें तो लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, एम वी, क्योंकि लीनियर मोमेंटम टेंजेंशियली तो होगा ही। ठीक है, अब इसको हम पीछे बढ़ाएंगे और जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है उससे हम देखेंगे कि कितना डिस्टेंस पे है, यानी कि इससे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। यानी यहाँ से मान लेते हैं परपेंडिकुलर डाला मैंने और ये एंगल आर है, बस ये डिस्टेंस मान लेते हैं आर है, तो हम आर परपेंडिकुलर कह देते हैं। ठीक है, तो जो एंगुलर मोमेंटम एल आएगा वो हो जाएगा एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या करता है, एंगुलर मोमेंटम ऐसे किसी जनरल पोजीशन पे नहीं पूछ के हाईएस्ट पॉइंट पे पूछता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे जब पार्टिकल था तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना था। तो अगर हम हाईएस्ट पॉइंट पे देखें, हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा। अगर हम इसी क्वेश्चन में हाईएस्ट पॉइंट पे देखें, मान लेते हैं ट्रेजेक्ट्री है किसी प्रोजेक्टाइल की, यू स्पीड से मैंने इसको फेंका था और इस एंगल थीटा पे, तो इसका इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कॉस थीटा था और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी यू साइन थीटा था। अब जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, ठीक है, तो इसमें वर्टिकल वेलोसिटी बचेगा नहीं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बचेगा और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, यानी यही, तो यू कॉस थीटा यहाँ पे वेलोसिटी होगा। और अब ध्यान से देखें तो इस लाइन को अगर हम पीछे बढ़ाएं, ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से इस पे डाली गई जो परपेंडिकुलर है वो उतनी ही है जितनी ये एच मैक्स है। ठीक है, तो इस केस में हमारा एंगुलर मोमेंटम एल जो होना चाहिए एम इंटू बी की जगह यू कॉस थीटा इंटू मैक्सिमम हाइट एच मैक्स। ठीक है, अब चाहे तो बाकी चीज़ों के लिए फॉर्मूला लिख लें तो बन जाएगा एम यू कॉस थीटा और एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो एच मैक्स का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा एल इक्वल टू यू एम यू क्यूब कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये एंगुलर मोमेंटम एट हाईएस्ट पॉइंट में। ठीक, लेकिन अगर हमको किसी भी पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो उस पॉइंट पे वेलोसिटी पता होना चाहिए और वो वेलोसिटी का जो लाइन है उस पे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होनी चाहिए। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन होती है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी लीनियर मोमेंटम को जिस पॉइंट से वो टर्न हो रहा है उसके अबाउट उसका मोमेंट लेना है, यानी आर से मल्टीप्लाई, आर से क्रॉस प्रोडक्ट करना। क्लियर है, आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है मोशन ऑफ ए projectile from another projectile, another projectile। तो इसका वन लाइन आंसर ये है कि द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल एज ऑब्जर्व फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल इज अ स्ट्रेट लाइन। मतलब जब एक प्रोजेक्टाइल को दूसरे प्रोजेक्टाइल से देखते हैं तो उसका जो पाथ आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल, द प्रोजेक्टाइल इज स्ट्रेट लाइन। का वन लाइन आंसर है। बहुत बार पूछा जाता है कि अगर एक प्रोजेक्टाइल को दूसरे प्रोजेक्टाइल से देख रहे हैं तो उसका पाथ या उसका ट्रैजेक्टरी कैसे देखा जाए, तो स्ट्रेट लाइन देखेगा। अब इसको हम प्रूव करके भी देख सकते हैं। कैसे, मान लेते हैं दो प्रोजेक्टाइल है, एक को मैंने ऐसे फेंका, ठीक है, और दूसरे प्रोजेक्टाइल को मैंने ऐसे फेंका किसी और उस पर, ठीक है, तो इन दोनों की मान लेते हैं इसकी स्पीड u1 है और एंगल थीटा 1 है, और इसकी स्पीड जो है इनिशियल प्रोजेक्शन वो मान लेते हैं u2 था और इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा 2 था। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसके लिए, ब्लू वाले के लिए जो x और y होंगे, तो x1 क्या होगा, x1 होगा u1 cos थीटा 1 इंटू टी,
वन कॉस थीटा वन टू टी, और इसके लिए जो y होगा, और ऐसे ही x2 क्या होगा, दूसरे वाले पार्टिकल के लिए होगा u2 कॉस थीटा टू इंटू टी। अब y1 क्या होगा, तो y1 होगा वन साइन थीटा वन इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और y2 जो होगा u2 साइन थीटा टू इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होगा। ठीक है। अब अगर हम y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 निकालें, ठीक है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ये हम क्या निकाल रहे हैं, ये हम निकाल रहे हैं कि जैसे हम अगर मान लेते हैं प्रोजेक्टाइल 2 पे है और प्रोजेक्टाइल 1 को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो जब प्रोजेक्टाइल 2 से प्रोजेक्टाइल 1 को ऑब्जर्व करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन में ऑब्जर्व कर रहे हैं, मान लो सीधे ऑब्जर्व कर रहे हैं ऐसे, तो इस लाइन का हम स्लोप निकालना चाह रहे हैं 2 और 1 को कनेक्ट करने वाली लाइन। तो ये क्या आएगा, तो ये स्लोप देखते हैं क्या आएगा, तो ये स्लोप आएगा y2 माइनस वाई वन, जब इसको इसमें माइनस करेंगे तो देखो जी टी स्क्वायर दोनों में सेम है, ये कट जाएगा, ठीक है, और सिर्फ ये और ये पार्ट बचेगा, तो आ जाएगा u2 साइन थीटा टू माइनस u1 साइन थीटा वन, और कॉमन आ जाएगा t अपॉन x2 माइनस x1 जब करेंगे तो आ जाएगा u2 कॉस थीटा टू माइनस u1 कॉस थीटा वन इंटू टी, टी से टी कट जाएगा, यानी यहाँ टाइम नहीं बचा, यानी कि अलग अलग टाइम पे जो स्लोप आ रहा है वो कांस्टेंट है, अलग अलग टाइम पे स्लोप कांस्टेंट है, मतलब जब जैसे आप इस डायरेक्शन में अगर देख रहे थे किसी इंस्टेंट टी पे, तो इसके पहले भी आप इसी डायरेक्शन में देख रहे थे, इसके बाद भी आप इसी डायरेक्शन में देख रहे हैं, स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम इसका मतलब यहाँ पे स्लोप किसके लिए कांस्टेंट होता है, स्ट्रेट लाइन के लिए, तो ये जो हमने ऊपर बताया ना कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल एज ऑब्जर्व फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है। अगला पॉइंट देखते हैं। अमन थोड़ा एलिब्रेट करो कैसे, मतलब थोड़ा ठीक है, सोच के नहीं लग रहा है ऐसे। देखो हमने क्या निकाला है, हमने एक पार्टिकल का, ऐसे सोचो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 क्या हो गया, ये हो गया स्लोप ऑफ लाइन कनेक्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, मान लेते हैं हमारा ये जो ब्लैक सर ने बनाया प्रोजेक्टाइल, इस पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और वन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जिस पे ऑब्जर्वर हमारा बैठा है उसका x1 y1, जिस पे हमारा ऑब्जर्वर बैठा है उसका x1 x2 y2, और जो दूसरे जिसको ऑब्जर्व कर रहा है उसका x1 y1 एक दूसरे से कैसे वेरी कर रहा है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे वेरी कर रहा है, अगर ये वेरिएशन टाइम पे डिपेंडेंट आता तो हम कहते हैं कि अलग अलग टाइम पे जो ऑब्जर्वेशन है वो अलग अलग डायरेक्शन में देखी जा रही है, ठीक है, तो ऐसा होता कि रिजल्टेंट जो आता, ठीक है, वो कोई कर्व होता, लेकिन क्योंकि ओके। अलग अलग पॉइंट पे जो ऑब्जर्वेशन है वो एक ही डायरेक्शन में, इसका मतलब है कि हम दूसरे पार्टिकल को एक सिंगल डायरेक्शन में जाता हुआ देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सेकंड प्रोजेक्टाइल से फर्स्ट प्रोजेक्टाइल को देख रहे हैं तो हम उसको एक सिंगल डायरेक्शन में देख रहे हैं क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, और सिंगल डायरेक्शन में देखने का मतलब है कि ये स्ट्रेट लाइन ही हो सकती है, किसी और कर्व के लिए स्लोप कांस्टेंट नहीं रहता। क्लियर है। ओके। अगला है एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल, एनर्जी ऑफ प्रोजेक्ट, मान लेते हैं हमने किसी पार्टिकल को मैंने ऐसे फेंका स्पीड से, एंगल थीटा ऐसे जाके, अब अगर हम ये पूछें कि किसी टाइम पे, मान लेते हैं जब पार्टिकल पी पॉइंट यहाँ पे था एट एनी टाइम, ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, K इज इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ पे टोटल वेलोसिटी भी लिखी जाएगी क्योंकि यहाँ पे भी, अब जाहिर सी बात है सिर्फ इसमें हॉरिजॉन्टल काइनेटिक एनर्जी या वर्टिकल काइनेटिक एनर्जी पूछी नहीं जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कोई डायरेक्शन तो है नहीं, तो जब भी आपको एनर्जी बतानी तो आपको टोटल ही बतानी, हाँ स्पेशली अगर कह दे कि इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी निकालना है ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ स्पीड ओनली, तो आप वो निकाल सकते हैं,
ठीक है, तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर में वेलोसिटी जो है वो टोटल वेलोसिटी ली जाएगी, ये आ जाएगा हाफ एम। अब वेलोसिटी टोटल कितनी निकाली थी लास्ट टाइम पे, ये निकाली थी, याद होगा, हम से निकाल लेते हैं। देखो हमने क्या किया था, नेट वेलोसिटी निकालने के लिए ऐसे किया था कि किसी इंस्टेंट टोटल वेलोसिटी v जो होगी वो उस इंस्टेंट हॉरिजेंटल वेलोसिटी जो है और जो वर्टिकल वेलोसिटी है v, ठीक है ना, जो नेट वेलोसिटी v होगी वो इन दोनों के स्क्वायर का सम होगी, v परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है ना। ये या आप ये कह सकते हैं कि इसे v along x कह दो, इसे v along y कह दो, तो ये v along x प्लस v along y का स्क्वायर होता, और v along x जो होता है वो कांस्टेंट रहता है क्योंकि इनिशियली cos थीटा होता है ये, हमने और ये ये यूज, कैलकुलेट करा के लिखवाया था। हाँ लिखवाया था, हमें याद नहीं आ रहा है तो हम डायरेक्ट फिर से निकाल ले रहे हैं। ये आ जाएगा क्यू एक्स की जगह ये आ जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस, और वी वाई की जगह आ जाएगा, वी वाई की जगह आया था यू साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर, याद है ना। अमन, हाँ हाँ सही वहीं है पे सही है। एंगल ऑफ एलिवेशन भी लिखवाए थे। हाँ, तो जब कल फार्मूला था तो उसमें थोड़ा सा वेरी कर रहा है, बस और कुछ नहीं। कल एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ करे थे, करवाया था। कल एंगल ऑफ एलिवेशन कराए नहीं थे। अरे जब ये वी निकलवाया था, फार्मूला लिखवाया हुआ ना, अच्छा हाँ अल्फा हाँ को हाँ, तो नहीं तो वो tan एंगल ऑफ इनवर्स वी। एलिवेशन नहीं था, हाँ हाँ वो वेलोसिटी का डायरेक्शन था हॉरिजॉन्टल के साथ। देखो यहाँ पे तुम्हारा ठीक। कंफ्यूजन है, समझ गए, ध्यान से देखो, अभी हम यहाँ हाँ पे हाँ क्लियर कर देते हैं। देखो ये जो वेलोसिटी है, अगर इस वेलोसिटी को हम पीछे बढ़ाएं, ठीक है, समझ गया। तो ये जो एंगल बना रहा है ये कुछ और है, ये एंगल मान लो तुम्हारा हाँ साई है, ठीक है, और एंगल ऑफ हाँ एलिवेशन क्या है, इस पॉइंट को डायरेक्ट पॉइंट ऑफ से पूछ रहे हो, तो ये एंगल अल्फा है। ठीक ठीक। आज हमने इसका एंगल बताया है और कल हमने इसका बताया था, तो जो दोनों तो डिफरेंट होंगे ही, ठीक नहीं, है। बस 2 का डिफरेंस है। हाँ मतलब जो भी डिफरेंट है एक एग्जाम्पल वो है ना, ठीक है। ठीक अब ठीक अब ठीक अगर ठीक ये ठीक। डिफरेंस है तुम रिलेशन भी सोच सकते हो कि इसमें और उसमें क्या रिलेशन है, हाँ तो ये आया, इसको अगर हम क्या आया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो आया था। हाँ हाँ तो अगर ये वेलोसिटी यहाँ पे हम रख दें तो बन जाएगा m ब्रैकेट में यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टी साइन थीटा, तो ये काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है किसी पॉइंट पे वो होता है एम जी एच, तो एच का मतलब यहाँ पे क्या होगा, वाई होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे इसकी हाइट कितनी है, वाई, वही तो लिया जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा एम जी, और वाई की जगह क्या आएगा, वाई की जगह आ जाएगा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी यू साइन थीटा, है ना, टी माइनस हाफ जी, क्लियर है, हेलो, हाँ। ठीक। तो अब ये हमारी क्या आ गई, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी आ गई, ठीक है। अच्छा, क्या इसमें ये दिख रहा है कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम, ताकि हमने पढ़ा है ना, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना 0 चाहिए, क्या इसमें प्रोजेक्टाइल में ऐसा दिख रहा है कि दोनों का सम कांस्टेंट, लग तो रिया है, होना ही चाहिए। ना तो चाहिए, ना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो तुम अगर देखो ऐड करके देखो, देखो कुछ लॉज यूनिवर्सल हैं, है ना, अगर टोटल एनर्जी निकालोगे लॉज यूनिवर्सल है, तुम देखो ऐड करोगे तो यहाँ पे हाफ एम यू स्क्वायर आएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाफ एम यू स्क्वायर आएगा और हाफ जी स्क्वायर टी स्क्वायर आएगा, और यहाँ माइनस हाफ जी स्क्वायर टी स्क्वायर है, नहीं यहाँ पे जी स्क्वायर टी स्क्वायर है ना, और यहाँ पे क्या है, हाँ यहाँ भी जी स्क्वायर टी स्क्वायर है, ये जी हो जाए अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना, एम जी स्क्वायर टी हाँ स्क्वायर आएगा, यहाँ भी आएगा, तो ये और ये हाँ पार्ट कट जाएगा और ये वाला हाँ। पार्ट इससे कट जाएगा, तो सिर्फ हाफ एम यू स्क्वायर आएगा, आएगा ना, हम्म। ठीक है। और जो टोटल एनर्जी आई जो कि काइनेटिक और पोटेंशियल का सम है, किसके बराबर है, इनिशियल काइनेटिक हाँ। एनर्जी के बराबर है, जो कि होना ही चाहिए, है ना, हम्म। ठीक। तो ये टोटल एनर्जी निकाल ली। अच्छा, ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं एनर्जी के
वो भी यही आते हैं, मैक्सिमम हाइट पे एनर्जी पूछता है, या ये कहता है कि अगर इनिशियल प्रोजेक्शन ऑफ बॉडी का काइनेटिक एनर्जी के था तो मैक्सिमम हाइट पे उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। ये क्वेश्चन आगे है, करेंगे इसको, ठीक है। हम्म इसमें एक और बात बताओ, क्या तुम इसका वेरिएशन बना सकते हो, मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का टाइम के साथ हाँ, ग्राफ बना सकते हो, बताओ। हम्म, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अगर हम देखें, मान लेते हैं इधर हम ले ले टाइम और इधर हम ले ले डिफरेंट वैल्यूज, मतलब पोटेंशियल भी ले रहे हैं, काइनेटिक भी ले रहे हैं और टोटल एनर्जी भी ले रहे हैं, ठीक है, ये तीनों चीजें ले। देखो, जब टाइम जीरो था तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, मान लेते हैं ये मैक्सिमम एनर्जी थी जो कि थी हाफ एम, ठीक है, जीरो टाइम पे। और अब यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो कंफर्म है कि ये पैराबोलिक वेरिएशन होना चाहिए। और ये भी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे बॉडी हाइट पे जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। लेकिन एक चीज ये भी समझना है, काइनेटिक एनर्जी कम तो होगी ही होगी, तो देखो ही, लेकिन साथ साथ देखो पहले काइनेटिक एनर्जी कम होगी, यहाँ मैक्सिमम हाइट पे आके क्या हो जाएगी, जीरो नहीं होगी। यहाँ पे जीरो। मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी, क्योंकि अगर यहाँ पे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रहेगी। जीरो हो जाती तो बॉडी सीधे ही नीचे ना ड्रॉप हो जाती, आगे कैसे जाती। और यहाँ पे हॉरिजेंटल वेलोसिटी बचती है, यानी कि पहले वेलोसिटी क्या होगी, मतलब यहाँ पे पहले काइनेटिक एनर्जी कम होगी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं होगी और फिर बढ़ेगी। तो अगर हम इसको मान ले क्योंकि इधर हम टाइम ले रहे हैं, तो जब बॉडी यहाँ पे पहुंचेगी तो जो टाइम इलैप्स हो चुका होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी कहते हैं, ठीक है। ठीक, अच्छा, जब बॉडी यहाँ पे रीच करनी चाहिए तो ग्राउंड पे ही आ गई, तो वेलोसिटी उसकी काइनेटिक एनर्जी वही होनी चाहिए जो यहाँ पे थी, यानी जो प्रोजेक्शन का पॉइंट था वहां पे जो काइनेटिक एनर्जी थी वही टी पॉइंट पे भी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल। तो कैसा वेरिएशन होना चाहिए कि पहले इसको कम होना चाहिए, फिर लेकिन जीरो नहीं करना है हमको, फिर ऐसा बनना चाहिए कि नहीं, बोलो। बिल्कुल बिल्कुल। तो काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन ऐसा होना चाहिए यहाँ पे। अब पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन कैसा होना चाहिए, तो जब हम प्रोजेक्शन कर रहे थे उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी देखो जीरो थी, क्योंकि टी इक्वल टू जीरो पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, टी पे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी वो जीरो थी, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी। अब जैसे जैसे ऊपर जाएगी बॉडी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, मैक्सिमम हाइट पे जाके पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम नहीं हो जाएगी। अगर हम मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी पूछें कितनी होगी, देखो, तो हम थोड़ा सा ठीक से ऐसे, अब यानी कि सिंपल सा लॉजिक है कि जो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ होना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए, या तो ये हो सकता है, या तो इसको टच करता हुआ हो सकता है, या तो इससे नीचे भी जाते हुए हो सकता है, लेकिन हम कल क्लियर कैसे करें कि क्या है, तो इसके लिए हमें मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी, ठीक। तो अगर हम मैक्सिमम हाइट पे देखें, एट मैक्सिमम हाइट पे देखें, ठीक है? तो मैक्सिमम हाइट पे अगर हम देखें काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, के ई जो आएगी वो आएगी हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हाइट पे कितनी आएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हाइट पे जो आएगी वो आएगी एम जी, और मैक्सिमम हाइट क्या होती है, यू स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आई टू जी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि सब कुछ सेम है, ठीक है, सब कुछ सेम है, लेकिन हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया है यहाँ पे, क्या आ गया है, हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम नहीं है। क्यों नहीं सेम है, क्योंकि देखो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, हम तो ये क्लियर है। अब यहाँ पे थीटा तो पता ही नहीं मुझे, ठीक है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये दोनों सेम है या नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि यहाँ पे तीनों ऑप्शन पॉसिबल है। अगर एंगल 45 होगा तो ये दोनों बराबर होंगे होंगे ना, तो 45 के लिए ऐसा पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनना चाहिए, सॉरी ब्लैक से बना दे, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ जो होना चाहिए वो कुछ ऐसा बनना चाहिए
अगर थीटा 45 है तो। और अगर थीटा 45 नहीं है, एक ग्राफ ऐसा बनना चाहिए और एक ग्राफ नीचे से बनना चाहिए। नहीं, नीचे से क्यों बनना चाहिए? चलो मान लेते हैं ऐसे कोई एक, मतलब ये तीनों ही पॉसिबिलिटीज हैं। थीटा 45 पे ये पॉसिबिलिटी है, और थीटा अगर 45 ना हो तो इनमें से कोई एक पॉसिबिलिटी है, डिपेंडिंग कि साइन बड़ा है या कॉस बड़ा है। ठीक है, तो जो बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ बनेंगे। ठीक है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को टच कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन कुछ ऐसा होना चाहिए जो ब्लैक से मैंने दिया है। और जो टोटल एनर्जी है वो तो कांस्टेंट ही आ रही है, तो यानी मैं टोटल लेकिन एनर्जी का साइन वेरिएशन भी 45 होना और चाहिए। कॉस 45 तो एक ही सेम होता है ना वैल्यू? एक मिनट सर, टोटल एनर्जी का ये ग्राफ होना चाहिए। जी सर, आप क्या कह रहे हैं? कह रहे साइन 45 कॉस 45 पे वैल्यू तो सेम ही रहेगी। हाँ, तो वही तो मैंने कहा कि ये जो ब्लैक वाला बीच में बना है, अगर एंगल हम्म ऑफ प्रोजेक्शन 45 है तो हम्म काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ ऐसे टच करके जाना चाहिए, यहाँ पे दोनों हम्म वैल्यू सेम होनी चाहिए। लेकिन हम्म सेम वैल्यू होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे टच करता हुआ जाना। लेकिन अगर ये वैल्यू सेम नहीं है, अगर मान लो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम नहीं है, थीटा कुछ और है, ठीक है, 45 नहीं है तब। तो फिर डिपेंडिंग कि साइन अगर बड़ा है या हम्म कॉस बड़ा है, उसके मतलब अकॉर्डिंग जो एक है। पॉइंट पे हाँ, हम्म उसमें हमको सबके सोचना पड़ेगा कि ये वाला ग्राफ कब होगा, जब साइन बड़ा होगा या कॉस, ये सोचना हम्म पड़ेगा, लेकिन हम इसको सोच सकते हैं अपने लॉजिक से। हाँ क्लियर है? हाँ हाँ ओके, तो यहाँ पे ये हमने ग्राफ बनाया, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। अब हो सकता है एक ही साथ तीनों ग्राफ ना आए, लेकिन कोई एक पूछ लिया जाए कि काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन कैसा होता है प्रोजेक्टाइल में, या पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन कैसा होता है। ठीक है, तो वो तो बनाने को आ सकता है। अगर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन बनाने को आता तो ऐसा आंसर होता। अगर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन बनाने को आता टाइम के साथ, काइनेटिक का ऐसा केवल पोटेंशियल का पूछा जाता तो कैसा होता, ऐसा होता। क्लियर है ना? और ये दोनों ही पैराबोलिक वेरिएशन है। देखते हैं रिलेशन टाइम एट सेम हाइट। मान लेते हैं हमने क्या किया, एक बॉडी को मैंने प्रोजेक्ट किया ऐसे थीटा एंगल पे, और ये मेरा मान लेते हैं एक्स है, इसको हम डायरेक्शन को हम एक्स कह दे रहे हैं, और इस कह दे रहे हैं आई। ठीक है, तो ये प्रोजेक्टाइल मान लेते हैं ऐसे जाके ऐसे गिरा जाए। अब अगर हम ये पूछें कि जब ये हाइट, मान लेते हैं ये तो हमें मैक्सिमम हाइट है, तो इसको हम मैक्सिमम हाइट को एच मैक्स से डिनोट करते हैं। तो मान लेते हैं किसी इंस्टेंट ये स्मॉल एच हाइट पे था, तो जब इस एच हाइट पे था तो ये इंस्टेंट मान लेते हैं टाइम था t1, और इसी को हम आगे बढ़ा दें तो ये इंस्टेंट जो टाइम था ये t2 था। t1 और इस t2 में क्या रिलेशन होना चाहिए ये निकालेंगे, दोनों के लिए हाइट सेम है h। ठीक है, तो अगर हम देखें तो वर्टिकल मोशन जो हो रहा होता है वाई एक्सिस के अलावा, उसके लिए इक्वेशन होती है y इक्वल टू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ स्क्वायर। अब जब h की वैल्यू, सॉरी, जब y की वैल्यू h के बराबर है, यहाँ रख देते हैं, तो h इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम ले लें, h इक्वल टू हो जाएगा 2u साइन थीटा टी माइनस जी टी स्क्वायर, और बाई टू जो आएगा वो यहाँ आ जाएगा। सब कुछ एक तरफ ले लें तो जी टी स्क्वायर माइनस साइन थीटा टी प्लस 2h। अब अगर किसी को याद हो तो हम ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, है ना, कि जो सम ऑफ रूट्स होते थे, सम ऑफ रूट्स होते थे माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होते थे, प्रोडक्ट ऑफ रूट होते थे सी अपॉन ए। याद है? इस कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ पे यूज हाँ करें मन। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनी है
क्वाड्रेटिक, वो टाइम के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी इसके जो दो रूट्स होंगे वो T1 और T2 होंगे। तो जो T1 प्लस T2 आएगा, सम ऑफ रूट्स, ठीक है ना, वो कितना आएगा, T1 प्लस T2 जो आएगा वो आएगा माइनस T अपॉन ए। तो माइनस बी कितना है, माइनस माइनस बी कितना है, माइनस 2u साइन थीटा अपॉन ए कितना है T, ठीक है। तो ये जो आया, अगर ध्यान से देखो तो एक टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है। और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, T1 T2, प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा C अपॉन ए, यानी 2h बाई स्मॉल जी, ठीक है। तो हो सकता है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए। अगला पॉइंट देखते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड। पहला पॉइंट है, नॉर्मल है, बहुत बार पूछा जा सकता है कि अगर हम किसी हाइट h से, मान लेते हैं यहाँ पे h हाइट पे खड़े होके हम एक पार्टिकल को सीधे से ड्रॉप कर दें, मान लेते हैं इसको हमने ड्रॉप कर दिया, ये पार्टिकल नंबर 1 है। किसी और पार्टिकल को, किसी और पार्टिकल 2 को मैंने 2 स्पीड से, कुछ 1 स्पीड से फेंका, ठीक है ना, और किसी और पार्टिकल 3 को, मान लेते कोई और पार्टिकल है 3, ठीक है ना, तो मैंने u स्पीड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका, ठीक है। तो देखो जो पार्टिकल मैंने ड्रॉप किया है वो नीचे सीधे डायरेक्ट गिरेगा। जो पार्टिकल मैंने ऐसे u स्पीड से फेंका है, मान लेते हैं वो ऐसे जाके गिरेगा, ठीक है। और जो पार्टिकल तीसरा मैंने u3 स्पीड से फेंका है, मान लेते हैं स्टार्टिंग वो यहीं से थी, ठीक है, तो जो इसको फेंका तो वो मान लेते हैं ऐसे गिरेगा। इधर के लिए मान लेते हैं कि u2 बड़ा है u1 से, है ना, और स्मॉल u तो 0 ही है। तो इसमें अगर हम ध्यान से ये देखें तो तीनों केस में इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, इसमें देखो इसकी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ही है, तो इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन 0 है। इनमें भी देखो, इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए इनिशियली ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंके गए थे, तो इनका भी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 आएगा, दोनों का ही, यानी तीनों पार्टिकल्स का इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है। और अगर इनका इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है तो इनका जो नीचे आने का टाइम है, जिसे हम कह रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, वो सेम होगा। मतलब ऑल विल हिट ग्राउंड एट सेम टाइम, सारे सेम टाइम पे नीचे आएंगे। इससे क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है कि दो बॉल्स हैं, एक को u स्पीड से, एक को उसकी डबल स्पीड से हॉरिजॉन्टली किसी टावर से फेंका, तो दोनों के नीचे आने के जो टाइम्स हैं T1 और T2, उनका रिलेशन क्या होगा, तो वो टाइम T1 और T2 बराबर होंगे, ये दोनों टाइम बराबर होंगे, क्लियर है। तो इसमें क्या है कि तीनों का टाइम बराबर रहेगा, ठीक है। बाकी चीजें डिफरेंट होंगी, यानी कि ये जितनी दूर गिरे जाके r अलग अलग होगा, r अलग होगा, r विल डिफरेंट, r डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा, ठीक है ना। v विल डिफरेंट, जिस वेलोसिटी से ये टकराएंगे v वो डिफरेंट होगा, v विल डिफरेंट, v भी डिफरेंट होगा, लेकिन सिर्फ टाइम सेम होगा, क्लियर है। तीसरा जो दूसरा जो कंडीशन है वो ऐसा है कि मान लेते हैं एक पार्टिकल को मैंने सीधे ऊपर की ओर फेंका u स्पीड से, ऐसे जाके ऐसे आया, ठीक है। किसी और पार्टिकल को मान लेते हैं ये h हाइट थी, किसी और पार्टिकल 1 को मान लेते हैं, फिर किसी और पार्टिकल 2 को मैंने इससे किसी डायरेक्शन में फेंका सेम u स्पीड से, वो ऐसे मान लो नीचे आया, ठीक है। किसी और पार्टिकल 3 को मान लेते हैं हमने ऐसे फेंका, u ही स्पीड से फेंका, ऐसे गिरा जाके, ठीक है। किसी और पार्टिकल को मैंने u स्पीड से नीचे की ओर डायरेक्ट फेंका, नीचे ऐसे आया। अलग अलग केसेस में लेकिन सबको सेम हाइट से फेंका है, और लेकिन सबका स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन सेम है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन सेम है लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी सेम नहीं है लेकिन स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन सेम है। तो इस केस में जिस वेलोसिटी से ये ग्राउंड को अप्रोच करेगा, मान लेते हैं ये v1, ये v2 स्पीड से ग्राउंड को अप्रोच कर रहा है, ये v3 स्पीड से ग्राउंड को अप्रोच कर रहा है, ये v4 स्पीड से ग्राउंड को अप्रोच कर रहा है, इन सबके मैग्नीट्यूड यानी स्पीड्स बराबर होंगे, क्लियर है। यानी कि अगर सेम स्पीड से डिफरेंट एंगल्स पे किसी सेम हाइट से प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट करेंगे तो उनका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एट द ग्राउंड वो सेम होगा। हाँ, सबके लिए टाइम यहाँ पे अलग अलग होगा, सबके लिए टाइम सेम नहीं होगा, इसके लिए टाइम सबसे ज़्यादा लगेगा, इसके लिए टाइम सबसे कम लगेगा,
ठीक है, सबका रेंज भी अलग अलग होगा, लेकिन सबके लिए स्पीड या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सेम होगा। अच्छा, अगर वेलोसिटी सेम है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगा, तो सेम क्वेश्चन को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में पूछ सकता है कि एक पार्टिकल ऐसे फेंका मैंने और एक ऐसे फेंका, दोनों जब ग्राउंड पे फेंकेंगे पहुंचेंगे तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी इसमें क्या रिलेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। मान लेते हैं हमारे पास ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और इसका इंक्लिनेशन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कुछ है अल्फा, और इस पे हमने क्या किया, किसी प्रोजेक्टाइल को यहाँ पे थीटा एंगल पे फेंका, थीटा एंगल पे फेंका तो ये कुछ ऐसे जाएगा और यहाँ गिरा। ठीक है, तो अब जो टाइम ऑफ फ्लाइट लेंगे वो हम ये लेंगे, यहाँ से फेंकने के यहाँ पे गिरने का टाइम ऑफ फ्लाइट, मान लेते हैं स्पीड यू थी, और टाइम ऑफ फ्लाइट ये लेंगे, रेंज भी हम यही मानेंगे, ग्राउंड पे तो गिर नहीं रहा है, रेंज हम इसको मानेंगे आर, टाइम ऑफ फ्लाइट इसका लेंगे। तो इसके लिए क्या फॉर्मूले होने चाहिए, इसके लिए जो फॉर्मूले निकाले हैं वो हमने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की मदद से निकाले। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल को देखते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले क्या थे, तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट था क्यू साइन थीटा अपॉन जी, और जो रेंज ऑफ फ्लाइट था कितना था, यू स्क्वायर साइन थीटा बाई जी। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था, रेंज ऑफ फ्लाइट निकाला था, और क्या निकाला था, मैक्सिमम हाइट निकाला था। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, ये तीन चीज़ निकाली थी पीछे। ठीक है, अब इसमें हम ध्यान से देखें अगर पीछे तो जो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल होता था वो कुछ ऐसा होता था, ये ग्राउंड है, ये मैंने किसी चीज़ को फेंका, ऐसे गिरी आई। ठीक है, तो हमने क्या किया था कि इसको हमने एक्स एक्सिस माना था हमारा, ये हमारा एक्स एक्सिस था, ये हमारा वाई एक्सिस था, और इसकी स्पीड मान लेते हैं यू थी, इस स्पीड से मैंने इसको फेंका था और थीटा एंगल पे फेंका। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो यू इस डायरेक्शन में स्पीड आई थी वो यू कॉस थीटा आई थी, और जो इस डायरेक्शन में आई थी वो यू साइन थीटा आई। ठीक, तो यू साइन थीटा को हम यू वाई कह सकते हैं, ये वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन थी, और यू कॉस थीटा को हम कह सकते हैं यू एक्स, ये वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन थी। ठीक है, और जो ग्रेविटी लग रहा था वो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जी ऐसे काम कर रहा था। ठीक है, तो इस एक्सेशन को हम कह सकते हैं कि ये एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन था, क्योंकि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन यहाँ पे प्रेजेंस ही नहीं था। तो क्या हम इस टाइम के फॉर्मूले को लिख सकते हैं कि ये है 2 टाइम्स यू अलोंग वाई एक्सिस अपॉन ए एक्सेशन अलोंग वाई एक्सिस। ऐसे ही इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन टू थीटा, इसको थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख रहे हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा यू वाई का होल स्क्वायर, अब वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस का स्क्वायर अपॉन जी लिख सकते हैं, जी क्या है हमारा, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस है। क्लियर है, इसको कुछ नहीं यूज कर रहे हैं। अब देखो, यानी कि ये जो फॉर्मूले हैं ये ऐसे हैं, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको हम एक्स एक्सिस माने ले रहे हैं अपनी, और इसके परपेंडिकुलर एक वाई एक्सिस माने ले रहे हैं। ठीक है, अब किसी इंस्टेंट जो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, इसमें एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी पॉइंट पे जो लग रहा होगा वो नीचे की ओर लग रहा होगा जी। अगर हम इसको रिजॉल्व करें, ध्यान से देखो, तो अगर हम ऐसे यहाँ पे एक लाइन बनाए ये, तो जो ये एंगल आना चाहिए, तो अगर हम पीछे बढ़ा के देखें तो जो ये एंगल आना चाहिए, ठीक है, वो आना चाहिए थीटा प्लस अल्फा, नहीं नहीं थीटा प्लस अल्फा नहीं, आना चाहिए एंगल कितना आना चाहिए, अल्फा आना चाहिए ना मेरे ख्याल से। तो अगर ऐसे बनाते हैं तो ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल अल्फा आता अल्फा है ही आएगा, अल्फा आएगा, है ना, अल्फा आएगा। अल्फा आएगा। ठीक है, ये कितना आएगा, अल्फा आएगा, एक मिनट, हाँ अल्फा ही है, तो ये एंगल अल्फा आएगा। अब देखो, इस जी को अगर रिजॉल्व करें, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में आएगा जी कॉज अल्फा आएगा, लो, और इस डायरेक्शन में आएगा जी साइन अल्फा। ठीक है,
जी कॉज अल्फा जी साइन। अब ध्यान से देखो, तो ये जो जी कॉज अल्फा है ये हमारा वाई डायरेक्शन में है कि नहीं है? तो इसको हम, ये जो जी कॉज अल्फा है इसको हम कह सकते हैं ना एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, कह सकते हैं। बोलो। हाँ और इस u को अगर रिजोल्व करो, ठीक है, तो इस u का रिजोल्यूशन क्या आएगा? इस डायरेक्शन में u आएगा u cos थीटा, और इस डायरेक्शन में आएगा u sin थीटा। यानी u along y एक्सिस जो आएगा वो u sin थीटा ही आएगा। आएगा। अब इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होना चाहिए? 2 टाइम्स along y एक्सिस अपॉन एक्सेलरेशन along y एक्सिस। 2 टाइम्स u along y एक्सिस है u sin थीटा, डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन along y एक्सिस जो है वो g cos अल्फा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ये बनेगा। क्लियर है? फिर क्लियर है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यहाँ से देखो, मैक्सिमम हाइट का क्या बनना चाहिए? 2y² अपॉन ay। इसको यूज करो, अब डायरेक्ट ही हम यूज कर रहे हैं, तो uy हमारा u sin थीटा है, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन, और ay क्या है? एक्सेशन अलॉन्ग y एक्सिस g cos अल्फा। और यहाँ 2 भी तो होता था हाइट में, ठीक ठीक, यहाँ 2 और आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर। तो हो सकता है कि अभी तक एक बार टॉपिक नहीं पूछा गया है, डायरेक्ट सिर्फ फॉर्मूला ही पूछ लें कि टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला होना चाहिए, हाइट का क्या फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है। एक चीज और, अब रेंज निकालेंगे। देखो, जो इस वाले प्रोजेक्टाइल में एक खासियत थी, इस प्रोजेक्टाइल में खासियत ये थी कि एक्सेलरेशन अलोंग, इस केस में एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0 था। जीरो था, दैट बट इज अब वाई यहाँ यू नहीं। एक्स जो था वो कांस्टेंट था, याद है ना? हम्म लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन 0 नहीं है, उल्टा हम्म, अपोजिट टू द मोशन है। देखो जी साइन थी, ये हमारा एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस है ना। तो अब जो रेंज होगा वो ऐसे नहीं निकालेंगे। पीछे रेंज कैसे निकालते थे? पीछे रेंज निकालते थे डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल into t। स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। लेकिन यहाँ पे रेंज निकालने का पूरा फॉर्मूला बनेगा। क्या रेंज का फॉर्मूला बनेगा? तो रेंज जब निकालेंगे तो फॉर्मूला बनेगा r इज इक्वल हॉरिजॉन्टल स्पीड यू एक्स इंटू यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है t माइनस हाफ t, नहीं जी नहीं, ए आई, क्योंकि माइनस क्यों? क्योंकि ये मोशन अगेंस्ट अगेंस्ट एक्सेशन हो रहा है, बॉडी एक्चुअल में इधर जा रही है और एक्सेशन इधर लग रहा है। तो यहाँ पे माइनस ए ए अलॉन्ग एक्स एक्सिस, है ना? अब इसमें हम ये सारी वैल्यूज जो हैं वो रख दे, तो जो फॉर्मूला आएगा वो लिख देते हैं। तुम चाहो तो इसको खुद से सॉल्व करके देख लेना, ठीक है? बस ये वैल्यूज रखनी है। यू एक्स कितना है? यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा है, और टी कितना है? ये सब वैल्यू रखेंगे तो जो फॉर्मूला आएगा वो डायरेक्ट लिख दे, टाइम बच जाएगा। तो रेंज आएगा हमारा स्क्वायर, सॉल्व करके आएगा रेंज का फॉर्मूला 2 स्क्वायर बाई जी साइन थीटा कॉस थीटा माइनस प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है। एक चीज और है, ये जो मोशन है ये अपवर्ड है, ऐसा मोशन है, अपवर्ड मोशन। ऐसा भी तो हो सकता था कि कोई यहाँ से प्रोजेक्टाइल इधर की ओर फेंके, मतलब अगर ऐसा होता तो कि यहाँ से हमने फेंका और ऐसे गिरा के, ठीक है, तो ये डाउनवर्ड मोशन हो जाता। तो डाउनवर्ड के केस में ये रेंज कुछ और हो जाता, बाकी चीजें वही रहेंगी। रेंज जो हो जाएगा जाहिर सी बात है, तुम ये समझ लो यहाँ पे थीटा प्लस अल्फा या माइनस, इस इक्वेशन में प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ प्लस है हाफ एक्स तो की। इसके लिए माइनस आ जाएगा। हाँ, यहाँ प्लस आ जाएगा। देखो, ये यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला बनना है। अब हम जानते हैं कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बनता है जब ऐसा होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये माइनस की वजह से यहाँ पे कॉस ए प्लस बी बना है। तो जब यहाँ पे प्लस होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ माइनस का ही फॉर्मूला बनना चाहिए। तो रेंज ये अप के लिए है, और रेंज डाउन के लिए जो निकाला जाएगा वो आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई जी साइन थीटा कॉस थीटा माइनस अल्फा या अल्फा माइनस थीटा, जो भी हो। वैसे भी कॉस निगेटिव पॉजिटिव ही होता है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है। और ये बात समझ आ गई? इसको हम मिटा देते हैं,
ये तो हमने ये बनाई। अमन 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 हाँ अच्छा लिख ये लीजिए। नहीं नहीं, हाँ लिख लेंगे ये हाँ तो। स्क्रीन शॉट ले लेते हैं हम, हाँ रुको। हाँ। हाँ। ये बताओ, ये रेंज अप रेंज डाउन मतलब एक बार फिर से क्या मतलब मतलब कौन। यहाँ पे हम कह रहे हैं जैसे आप ऐसे सोचिए आपके सामने पहाड़ है, अभी आप ग्राउंड पे हैं, नीचे हैं, तो आप हाँ पहाड़ हाँ, पे पत्थर फेंक रहे हैं ना, तो नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो वो रेंज अप होगा। और आप अच्छा। पहाड़ से ऊपर से नीचे की ओर फेंके, ये ऐसे यहाँ से नीचे की ओर फेंके। तो रेंज, अच्छा, तो रेंज अप और रेंज डाउन ये आपका क्या, ये कौन सी डिस्टेंस है, ये वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल कौन सी डिस्टेंस? ये हमने बताया ना, ये रेंज अलोंग, अब जो हमारा इंक्लिनेशन है उसके ट्रेजेक्टरी, अलोंग रेंज। ट्रेजेक्टरी के अलोंग है, हाँ उसके अलोंग है, जो इस भी ट्रेजेक्टरी के ट्रेजेक्टरी अलोंग है। है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि बेसिकली जो रेंज डिफाइन किया जाता है ना, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जैसे यूजुअल होता है वो। हाँ लेकिन यहाँ पे हमारा मतलब जो इंक्लाइन प्लेन है वही हॉरिजेंटल है, क्योंकि जब हम कोई चीज मान लो पहाड़ की तरफ फेंकेंगे तो पहाड़ पे गिरेगा जाके ना कि उसको खोद के अंदर नीचे गिरेगा, यहाँ तो गिरेगा आके नहीं। नहीं नहीं, वो बात सही है तुम्हारी। हाँ तो इसीलिए लेकिन इसी को अच्छा, अब रेंज जैसे मान दो लिया गया है। ऑब्जर्वर, जैसे हमने यहाँ से पत्थर फेंका और वहां पे एक पहाड़ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा था, हाँ है यहाँ ना, भी तो गिरा। उनके फ्रेम, एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देख रहे हैं हाँ दोनों, है ना। हाँ मतलब इसको अगर हम प्लेन माने तो हम हम्म। इसको प्लेन समझ रहे हैं, ठीक है। हम्म। लेकिन हम्म। ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में ये प्लेन नहीं है, बस आप ये हाँ कह हाँ। सकते हैं। हम्म। ओके, इसको मिटा अच्छा, देते हैं। इसमें हमको एक और चीज बतानी है, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है। ये फॉर्मूले याद करने का कोई तरीका बताओ यार। यहाँ पे जो बताया तरीका वही है, यहाँ पे तरीका बताया तो था पहले कि हाँ, जो टाइम था वो ये, कि टाइम जो है टू यू परपेंडिकुलर अपॉन ए वाई परपेंडिकुलर। तो यू हम्म। परपेंडिकुलर, अगर ये डायग्राम देखो, जितनी बार हम डेरिवेशन कर रहे हैं, देखो बार बार हम डायग्राम बना रहे हैं। क्यों डायग्राम हम्म, बना रहे हैं? क्योंकि डायग्राम बनाते बनाते इतना दिमाग में बैठ जाता है कि डायग्राम बनाने में टाइम ही नहीं लगता, या ये कह दो बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल। दिमाग में ही डायग्राम होता है। हमको कोई फॉर्मूला लिखना होता है तो हम दिमाग में डायग्राम सोच लेते हैं कि ऐसा होगा और ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। हम्म, तो ये है कि बार बार क्वेश्चन करने से ना, जो प्रैक्टिस करेंगे बार बार डायग्राम बना बना के, उसमें सब आ भले जाएगा। टाइम लगे लेकिन उससे वो दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। ठीक है, एकदम सही है। हाँ एक चीज और है कि यहाँ पे भी अगर मैक्सिमम रेंज पूछे, है, जैसे पीछे क्या होता था कि मैक्सिमम रेंज जो होता था वो 45 डिग्री पे होता था। यहाँ पे हम्म। मैक्सिमम रेंज होगा जब एंगल थीटा जो है वो पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 हो, ठीक है। ठीक है। ये तब जब बॉडी, हाँ ये मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला है, ठीक है। और आर हम्म, मैक्स का फॉर्मूला बनेगा, सॉल्व करके बनेगा, अब के लिए ये ये, फॉर्मूला, अच्छा अच्छा। अब के लिए ये फॉर्मूला बनेगा यू स्क्वायर अपॉन जी वन प्लस साइन अल्फा। और डाउन के लिए फॉर्मूला जो बनना चाहिए वो बन, अप और डाउन दोनों में ही मैक्सिमम रेंज होगा इसी थीटा के लिए, है। हाँ ये सेम सोचना थीटा के पड़ेगा लिए। कि यहाँ पे प्लस तो नहीं आ जाएगा, ये देखना पड़ेगा। ये नहीं दिया है बुक में, लेकिन हम इसको कैलकुलेट करके देखेंगे कि क्या डाउन के लिए भी यही आएगा मैक्सिमम रेंज। करके देख सकते हैं, करके देखना। मैक्सिमम रेंज हाँ। निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ रेंज को जीरो ले लेंगे विद रिस्पेक्ट हम्म, टू थीटा। तो डी आर बाई डी थीटा करो और उसको जीरो लो और देखो रेंज मैक्सिमम कब आता है। इसके सब लिए आ- तो पक्का ये है क्योंकि बुक में ही लिखा हुआ है, लेकिन इसके ठीक लिए है। क्या है ये देख लेंगे, ठीक है। वो तो अलग हो गई, हाँ, वो नहीं हो सकता, इसको एज सही अ बता रहे होमवर्क कर लेते हैं कि हो। इसके लिए मैक्सिमम ठीक रेंज, ठीक। या इस पूरी इसको एक्सरसाइज होमवर्क की तरह कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने हम्म। रेंज का फॉर्मूला तो लिख ही दिया। पहले तो ये रेंज इससे ये कैसे बना ये कर लिया गया, ठीक है, ये हम्म। वैल्यूज रख के। और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करके इसको जीरो लेके चेक करिएगा कि एंगल थीटा यही आ रहा है या नहीं आ रहा है, और इसके लिए कुछ और आ रहा है या सेम आ रहा है, ठीक है। हम्म। इससे फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्या आ जाएगा, जी वन माइनस साइन अल्फा। हम्म। तो ये हमने नेसेसरी फॉर्मूले बता दिए, एक बार भी पूछा नहीं गया है, हो लेकिन सकता है। अमन, हाँ ये जो लिखा है तुमने मैक्सिमम डाउन, तो ये इसके लिए ये मैक्सिमम क्यों होगा? नहीं मतलब जब हम ऊपर आर से मैक्सिमम नीचे की डाउन ओर वाला। फेंक रहे होंगे तो मैक्सिमम रेंज क्या होगा, और जब हम हाँ नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे होंगे तो मैक्सिमम रेंज, वो लिखा है मैंने। हाँ मतलब हाँ, ठीक है। आर आर मैक्स तो आप आर मैक्स अब तुमने निकाल दिया थीटा के लिए, लेकिन सेम थीटा के लिए वो नीड, वो वैलिड नहीं है ना। नहीं, ये हमको आर डाउन कंफर्म वैलिड करना नहीं है, पड़ेगा ना, पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि सेम थीटा आएगा या नहीं आएगा। हमको लग नहीं रहा कि सेम थीटा आएगा, यहाँ प्लस आना चाहिए। क्योंकि ये आर मैक्स डाउन जो तुमने लिखा है, ये डायरेक्ट लिखा गया है ना, ये आर हाँ ये मैक्स हमने डाउन। डायरेक्ट लिख दिया है कि मतलब मैक्सिमम अपवर्ड रेंज कितना होता है, मैक्सिमम डाउनवर्ड रेंज। हाँ हाँ मतलब आप ये करिएगा कि पहले ये रेंज का फॉर्मूला निकालिएगा और ये रेंज का फॉर्मूला हाँ, निकालिए, सर। फिर इन इन दोनों को डी आर बाई डी थीटा लेके जीरो हाँ लीजिएगा,
से आपको थीटा मिल मैक्सिमम जाएगा, वैल्यू निकाल, ठीक है। अप के एक्सट्रीमा लिए तो निकाल मैक्सिमम लेंगे। यही मिलेगा। डाउन के लिए देख लीजिएगा कि ये मिल रहा है या कुछ और मिल रहा है। वैसे इस हाँ कुछ और मिल हो सकता है, कुछ और ही मिल रहा हो, और हो सकता है सेम ही मिल जाए। अगर सेम मिल जाए तो अच्छी बात है। बस ये याद रखना है कि जो मैक्सिमम रेंज होता है वो थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2। ठीक इससे ठीक ठीक रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले वो मैंने लिख दिए, ठीक है। ठीक और ठीक। हमको उम्मीद है कि इसके फॉर्मूले ही याद होने चाहिए, क्योंकि इससे कोई न्यूमेरिकल बनने से रहा और डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, पूछा जा सकता है। अभी तक एक हाँ बार पूछा भी नहीं गया है। इसका मैं एक क्वेश्चन भेजूं? भेज दो ना, देख लेंगे। हाँ, ग्रुप पे डाल देना। ग्रुप पे डाल देना, हम देख अमन लेंगे उसको, ठीक है। अब आज जो हमने क्वेश्चन शॉर्ट किए उनको करते हैं। हाँ अमन 1 मिनट और। हाँ, तो ये क्वेश्चन फिर से बोल देते हैं। क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे एक बर्ड बैठी हुई है, बी पॉइंट को बर्ड बोला है, और यहाँ पे एक हंटर है, एच पॉइंट हंटर है। इसने इस बर्ड को किल करने के लिए 60 डिग्री पे शॉट मारा, ठीक है, 30 की स्पीड से। लेकिन जैसे ही इसने शॉट मारा तो साउंड, ये बर्ड उड़ गई और हॉरिजेंटली उड़ने लगी, ठीक है। अब ये हॉरिजेंटली उड़ गई तो यहाँ पे तो ये बच गई, लेकिन ये शॉट ऊपर गया और जब ये नीचे आने लगा शॉट, तो उसने यहाँ पे इस बर्ड को हिट कर दिया, इस बी डैश पॉइंट पे इसने हिट कर दिया। हमको ये बताना है कि इस बर्ड की हॉरिजेंटल स्पीड कितनी थी। तो मान लेते हैं कि जब ये शॉट यहाँ पे पहुंचा था तो टाइम t1 हुआ था, और जब यहाँ पहुंचा तो टाइम t2 हुआ, ठीक है। और ये जो बर्ड थी वो h हाइट के पोल पे बैठी थी, और जो शॉट है वो मैक्सिमम 2h हाइट तक जा रहा है, ठीक। तो इन t1 और t2 का कल अभी रिलेशन निकाला था। t1 प्लस t2 जो होना चाहिए वो कैपिटल T के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और कैपिटल T का फॉर्मूला क्या होता है? q साइन थीटा अपॉन जी। कितना है? 30 डिग्री। पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं, हेल्प मिलेगी। 2u साइन थीटा अपॉन इंटू यू कितना है 30 साइन थीटा कितना है यू साइन थीटा अपॉन जी, तो यही रहने दे। तो ये इसके बराबर था। और t1 t2 प्रोडक्ट ऑफ टाइम कितना होता है? प्रोडक्ट ऑफ टाइम जो निकाला था वो कितना निकाला था? 2h/g निकाला था ना, याद है किसी को? 2h/g। 2h/g निकाला था। 1 मिनट देते हैं, ठीक है। 1 मिनट। सही है। 2h/g निकाला, ठीक है। तो ये निकाला था 2h/g, एच ही। इसे क्वेश्चन सेकंड कहते हैं, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे t1 माइनस t2 निकालें तो कितना आएगा? माइनस t1 निकालें, हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि अगर हमको t2 माइनस t1 निकालना है तो वो हो जाएगा t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस 4t1 t2 हो जाएगा ना। इस फॉर्मूले को अगर यूज करें, ठीक है, 2 माइनस t1 का होल स्क्वायर कितना है? ये है 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई स्क्वायर प्लस 4 8h/g है। अब इसमें क्या है कि इसमें देखो कैलकुलेशन ये लेंदी है। हम क्या कर सकते हैं, h की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? मैक्सिमम हाइट 2h है, तो मैक्सिमम हाइट h मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। 2g होता है ना। लो, तो यहाँ पे चाहे तो इस एच मैक्स की जगह क्या है, ये 2h है हाइट, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो यहाँ से हम देखें तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये वैल्यू रखी जा सकती है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखा जा सकता है 2h ई मतलब 2h इंटू 2g यानी 4h। तो यहाँ पे रख के इसको सॉल्व कर लेंगे हम। जो हमको सॉल्व करके मिलेगा वो हम डायरेक्ट बता देते हैं। h की वैल्यू जो आई थी हमारी हाइट, वो आई थी, 1 मिनट। अमन, हाँ, यार ये 4t1 t2 से पहले माइनस तो नहीं होगा? नहीं, हाँ यहाँ माइनस। माइनस होना चाहिए। तो ये जो h आया था हमारा, ये आया था 5 बाई, सॉल्व करके h आएगा 45/8, ठीक है। और t2 माइनस t1 की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो कुछ आई थी 3/2 अंडर रूट 3
प्लस रूट 5/2 सॉल्व करके, ठीक है। ये हमारा T2 माइनस T1 आया था। फिर हमने क्या किया, T2 माइनस T1 हमें पता चल गया और T1 प्लस T2 पता चल गया, इसे इक्वेशन थर्ड कह देते हैं। तो हम अगर 1 और थर्ड को आपस में सॉल्व करें, दोनों को ऐड कर दें, तो हमें T2 मिल जाएगा। जो T2 मिला था वो कितना मिला था, सॉरी T2 माइनस T1 ये नहीं आया था, T2 माइनस T1 आया था ये 3/2 टाइम्स रूट 5, ठीक है। तो थर्ड कह देते हैं। थर्ड को फर्स्ट में ऐड करके हमको T2 मिल गया था। T2 जो मिला था वो है 3/2 √3 प्लस रूट 5/2, ठीक है। हमने सिर्फ T2 निकाला, T1 क्यों नहीं निकाला, क्योंकि T2 टाइम पे बर्ड हिट हुई है, यहाँ से T2 टाइम पे बर्ड हिट हुई है और इतने ही टाइम में ये यहाँ से यहाँ चली गई, तो बर्ड ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो x2 माइनस x1 है, ठीक है। और इसने x2 माइनस x1 ट्रेवल की और इसको जो टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा वो केवल T2 है। T1 तो इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगा था, लेकिन ये चलना तो स्टार्ट तभी कर दी थी जब ये चलना स्टार्ट कर दिया था। तो बर्ड को यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगा वो T2 है। तो इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है x2 माइनस x1 और टाइम लगा है T2, तो इसकी स्पीड v जो होनी चाहिए x2 माइनस x1 अपॉन टाइम T2। अब x2 का फॉर्मूला होगा u cos थीटा माइनस u, ये मतलब ऐसा हो जाएगा cos थीटा ब्रैकेट में T2 माइनस T1। कैसे, क्योंकि x का फॉर्मूला u cos थीटा इंटू t होता है, तो u cos थीटा इंटू T2 माइनस T1, ये x2 माइनस x1 हो जाएगा अपॉन T2। अब u cos थीटा T2 और सब वैल्यूज हमें पता है, T2 माइनस T1 यहाँ से हमें डायरेक्ट ही पता है। तो सॉल्व करके जो मेरा आंसर आया था 11.75। इसमें मैंने जो g लिया है वो 10 लिया है। क्लियर है, इतना टाइम नहीं है, इतना इसमें स्पेस नहीं है इसको सॉल्व करें, हमने इसको पेपर पे सॉल्व किया, ये आंसर आया। क्लियर है, ठीक अगला ठीक बताते ठीक। हैं। तो जब मैंने बॉडी को फेंका इनिशियली तो उसकी काइनेटिक एनर्जी E थी और मैक्सिमम हाइट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी K डैश मान लेते हैं, वो पता करनी है। और इसके लिए हमने ये मान लिया कि ये इसको हमने U स्पीड से फेंका है थीटा एंगल पे। ये दो एजम्पशन अपनी तरफ से मान लिए कि U पे फेंका है थीटा एंगल पे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये एनर्जी जो होगी हाफ, अच्छा ये थीटा एंगल तुमको दिया भी है 45, ठीक है। तो इनिशियली एंगल एनर्जी होगी हाफ m² इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब इनिशियली इसकी x डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी, u cos 45 होगी। और हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल स्पीड कांस्टेंट रहती है, यानी यहाँ पे भी इसकी स्पीड क्या रहेगी मैक्सिमम पॉइंट पे u cos 45 ही होगी। तो अगर हम k डैश निकालें तो उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, हाफ m और u की जगह u cos 45 स्क्वायर, जो कि आ जाएगा हाफ m स्क्वायर और cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, जो कि आ जाएगा k डैश जो आएगा, तो ये पूरा तो हमारा u ही e है, तो ये e/2 आ जाएगा। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि एक बॉल फेंकी गई थीटा एंगल पे, ठीक है, और v0 स्पीड, जब मैंने इसको फेंका मान लेते हैं ऐसे, और उसी इंस्टेंट जिस समय ये बॉल को मैंने फेंका उसी इंस्टेंट एक आदमी इस डायरेक्शन में दौड़ना शुरू कर देता है, मैन जो है इस डायरेक्शन में दौड़ना शुरू कर देता है, और किस स्पीड से दौड़ता है, v0/2 स्पीड से दौड़ता है। क्वेश्चन ये है कि क्या ये मैन इस बॉल को कैच कर सकता है किसी पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे या कहीं पे, क्या ये इसको कैच कर लेगा, ठीक है। तो अगर ये कैच करता है तो ये तभी कर सकता है जब इस बॉल की हॉरिजॉन्टल स्पीड जो कि कांस्टेंट रहती है वो इसके बराबर हो, क्योंकि दोनों एक साथ चले हैं तो एक ही पॉइंट पे एक साथ पहुंचेंगे, टाइम सेम हो मतलब सेम टाइम पे एक जगह पहुंच सकते हैं जब इनकी हॉरिजॉन्टल स्पीड कांस्टेंट हो, ठीक है। तो इसके लिए हम ये लगाएंगे कि अगर v0 cos थीटा, क्योंकि इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड v0 cos थीटा होगी, तो अगर v0 cos थीटा v0/2 के बराबर है तो ये पॉसिबल है, ठीक है। अब इससे एंगल निकालेंगे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर ऐसा आ गया जो एंगल फेंका जा सकता है। अब जैसे मान लो यहाँ पे 2v0 से ये चल रहा होता तो हम कहते हैं v0 cos थीटा इक्वल टू 2v0, ठीक है। तो v0 कट जाता तो cos थीटा की वैल्यू 2 आ जाती, तो हम कहते हैं ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि cos की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, ये ज़्यादा ही तेज जा रहा है,
है ना। लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है v0/2, तो अगर इसका इस प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो कि होगा v0 cos थीटा, इसकी वेलोसिटी जो कि हॉरिजॉन्टली है v0/2 के बराबर है, अगर यहाँ से एंगल निकल आता है तो ये इसको कैच कर लेगा। तो देखो ये v0 कट रहा है, तो थीटा आ रहा है 60 डिग्री, ठीक है ना। यानी ये कैच कर लेगा और तभी कैच कर पाएगा जब बॉडी को 60 डिग्री एंगल पे फेंका गया हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमन एक चीज और, हाँ इसमें तो बताए थे ऊपर वाले क्वेश्चन में हाफ एम भी स्क्वायर इंटू हाफ किए हुए कैसे हुआ है? अच्छा, ये कैसे हुआ? cos 45 की वैल्यू रखे हुआ है ना? हाँ यहाँ cos 45 की वैल्यू रख दी, तो cos 45 1/√2 होता है, स्क्वायर कर दिया 1। ओके ओके, ओके। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है कि वेलोसिटी एज अ वेक्टर दे दिया है। मान लेते हैं ये वेलोसिटी है, उन्होंने कहा है कि बॉडी को मैंने फेंका, उसकी वेलोसिटी ये वेक्टर फॉर्म में दे दिया। अब आपको मैक्सिमम हाइट बताना है और मैक्सिमम रेंज, दोनों चीजें बतानी है या जो भी बताना है। तो v समझो एक डायरेक्शन में दे दिया है, ये 3i कैप प्लस 10j कैप, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है, ठीक है, तो ये जो i के साथ है यही तो x कंपोनेंट है। तो यहाँ पे सीधे हमें u cos थीटा की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है, कितनी 3, और u sin थीटा की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है, कितनी दे रखी है 10। अब हमको मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। या हम इसको लिख सकते हैं u sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g। तो u sin थीटा डायरेक्ट है, यानी ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी की जगह 10। ये सॉल्व करके आ जाएगा 5 आएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। हाँ ठीक है। ऐसे ही रेंज भी निकाल सकते हैं। रेंज का फॉर्मूला क्या है, r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को लिख देते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना, अपॉन जी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस रेंज के फॉर्मूले में, एक मिनट से, अगर ठीक से देखें तो इस u को एक साइन थीटा के साथ दे दो, एक u कॉस थीटा के साथ दे दो, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स यू एक्स इंटू यू वाई अपॉन जी, हो जाएगा ना, हो जाएगा 2 टाइम्स यू एक्स कितना है, तो यू एक्स हमारा यू कॉस थीटा है ना 3, तो यू वाई कितना है, तो साइन थीटा 10 बाई जी कितना है 10। सॉल्व कर लेंगे तो 6 मीटर आ जाएगा हमारा रेंज, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है तो देखते हैं। एक आगे कि एक प्रोजेक्टाइल ऐसे मूव कर रहा है कि उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, एक्स की वैल्यू kt है, वाई की वैल्यू kt इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा टी है। आपको बताना है इसका मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट। हम जानते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, कल इस ऐसा एक ट्रिकी क्वेश्चन किया भी था कि जब किसी बॉडी को फेंकते हैं, जब ये वापस से यहाँ गिरती है तो वही तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। अब देखो, जब बॉडी को हम फेंकते हैं, मान लेते हैं ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, तो जिस समय हम बॉडी को फेंकते हैं इक्वल टू 0, उस समय भी हाइट इसकी 0 होती है, और जब बॉडी यहाँ पहुँचती है तो इसी टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट बोल रहे हैं, और इस टाइम पे इसकी हाइट यहाँ भी 0 होती है। यानी अगर हम y को 0 ले लें तो हमें 2 टाइम मिलेंगे, एक टाइम ऑफ प्रोजेक्शन और एक टाइम ऑफ रीचिंग द ग्राउंड। और यही जो टाइम है रीचिंग द ग्राउंड, ये हमारा क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो सिंपली हम y को 0 ले लेते हैं, यानी कि के टी ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा टी को 0 ले लिया, फिर टाइम आया एक 0 और एक टाइम आया 1 बाई अल्फा। तो जो 1 बाई अल्फा आया है यही हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया टी, ठीक है। अब हम जानते हैं ये बॉडी मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंची होगी एच मैक्स, जिसे हमने वाई मैक्स कहा है यहाँ पे, वाई मैक्स पे जब पहुंची होगी तो जो टाइम हुआ होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा हुआ होगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा कितना है 1 बाई अल्फा, यानी कि यहाँ पे 1/2 अल्फा, ठीक है। तो ये जो टाइम है इस टाइम पे y मैक्सिमम है, तो डायरेक्ट हमें y का वैल्यू पता ही है, ये y का वैल्यू क्या है के टी ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा टी, बस इसमें टाइम ये वाला रख दें तो हमें मिल जाएगा मैक्सिमम। तो y मैक्सिमम मिल जाएगा के टी की जगह 1/2 अल्फा ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा इंटू टी की जगह 1/2 अल्फा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा और यहाँ एलसीएम ले ले तो 1/2 और ये 1/4 अल्फा, ठीक है। तो ये आ जाएगा के बाई 4 अल्फा, ये वाई मैक्सिमम। ये दो क्वेश्चन क्लियर है, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। हेलो हाँ बस एक दो क्वेश्चन और देख। अमन, अमन पहला क्वेश्चन तो ये था कि मुझे अगर, जहां तक लगता है इसमें बी ऑप्शन सही होगा, इसमें भी जी दूसरा ऑप्शन। चलो सोचते हैं। देखो पहला क्वेश्चन ये था कि अगर प्रोजेक्टाइल विदाउट एयर ड्रैग
डॉटेड से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। हम्म, तो जब ड्रैग प्रेजेंट होगा तो उसका प्रोजेक्टाइल कैसा होगा, ठीक है। तो इसमें जैसे हम्म, तुमने आंसर बताया वैसे सही है, क्योंकि देखो जब ड्रैग प्रेजेंट होगा तो यूएक्स हम्म, एंड यूआई दोनों में ही चेंज आएगा आएगा ना, और दोनों ही हम्म, रिड्यूस हो जाएंगे एक्चुअल में। ड्रैग उन्हें क्या करेगा, हम्म, रिड्यूस करेगा, तो यूएक्स को भी रिड्यूस बिल्कुल। करेगा जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल रेंज में कमी आएगी, और यूआई को रिड्यूस करेगा जिसकी वजह से वर्टिकल रेंज में कमी आएगी। तो दोनों हम्म, चीजें बी में हो रही है, इसलिए इसका आंसर बी सही है, ठीक है। और हम्म, तीसरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर किसी बैट्समैन ने सिक्सर मारा, तो जब उसने हम्म, बॉल से, जब मतलब बैट से बॉल को टच किया, उस समय मान लेते हम्म, हैं टाइम T1 हुआ था, और जब बॉल किसी ग्राउंड पे गिरी जाके दूर सिक्स पे, तो उसका टाइम T2 था, ठीक है। तो आपको बताना है कि वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट कैसे वेरी कर रहा है T1 से लेके T2, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से सिर्फ सोचे, वर्टिकल का बताना है। हाँ यहाँ पे कहा गया है वेरिएशन ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी v, ठीक है। तो वर्टिकल हम्म, वेलोसिटी का अगर सोचे, देखो जब उसने हिट किया होगा तो उस समय मैक्सिमम वेलोसिटी वर्टिकल रही होगी, ठीक है। हम्म, और फिर जैसे जैसे बॉडी ऊपर गई होगी उसकी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो गई होगी, यानी मैक्सिमम से ग्राफ स्टार्ट होना चाहिए, जीरो पे जाना चाहिए। तो मैक्सिमम से हम्म, स्टार्ट होकर जीरो इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अब मैक्सिमम से स्टार्ट होना चाहिए, जीरो पे जाना चाहिए। अब उसके बाद क्या होगा, तो देखो हमें यहाँ वेलोसिटी का ग्राफ बनाना है, ठीक है? और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखो जब ये मैक्सिमम हम्म, पे गई होगी, मतलब जब पहले इवन टाइम पे हिट हुआ तो ये ऐसे जा रही होगी, और जब ये एक हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो हो जाएगी, लेकिन जब वापस आ रही होगी, ठीक है, मान लेते हैं T2 टाइम पे ग्राउंड पे पहुंची, ठीक, तो जब वापस आ रही होगी तो वापस आते समय इसकी स्पीड रिवर्स हो गई होगी ना, ठीक है। हम्म, तो जीरो होने के बाद स्पीड रिवर्स होना यानी कि वो नेगेटिव स्पीड हो गई, हम्म, ठीक। और इसमें दोनों ही पॉजिटिव दिखाई गई, यानी ये नहीं हो सकता, या तो ये हो सकता है या हाँ, ये हो सकता है, ठीक है। अब ये आंसर हम्म, सही है, क्यों सही है, क्योंकि यहाँ पे देखो स्पीड मैक्सिमम से शुरू हो रहा है, जीरो हो रहा है, और फिर जब रिवर्स हो रही होगी तो स्पीड नेगेटिव हो जाएगी, तो ये नेगेटिव की ओर जा रहा है, ठीक है। हम्म, यहाँ पे क्या है, ये पहले कांस्टेंट दिखा रहा है कि इतने पार्ट तक के स्पीड कांस्टेंट रहेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्पीड कांस्टेंट रहे, ठीक है ना, हम्म, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी ऊपर की ओर जाएगी उसकी वर्टिकल स्पीड लगातार कम होती ही जाएगी, ठीक है ना। तो बिल्कुल। कोई ऐसा पोर्शन नहीं है जहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, इसलिए ये भी नहीं ऑप्शन हो, ऑप्शन ये सही है, ठीक है। हाँ अगर वेलोसिटी की जगह स्पीड की सिर्फ बात करता, तो क्योंकि स्पीड में हम मैग्नीट्यूड देखते हैं, डायरेक्शन नहीं देखते हैं, हाँ, हाँ, उस केस में हाँ, आंसर ये सही होता, इससे पहले भी ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन। डिस्कस किया था, ठीक है। हम्म, ओके, तो फिर हम्म, आज क्लास एंड करते हैं, ठीक है। और ओके। कल जो है इस सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे।